तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि अगर पुलिस वाले अपने सही तरीके से काम करें, जिस हिसाब से उनको ट्रेनिंग मिलती है, जिस हिसाब से वो परिपक्व किए जाते हैं, तो अगर मुजरिम सातवें पाताल में भी छिपा हो तो पुलिस वाले उसे ढूंढ के निकालते हैं और जो सज़ा उसे मिलनी चाहिए वो सज़ा दिलवा के छोड़ते हैं, बशर्ते पुलिस वाले अपने तरीके से काम करें। आज की जो कहानी है, ये कहानी भी इसी घटना का एक ऐसा नायाब नमूना है। इस कहानी में जो कत्ल हुआ, कातिल का तो छोड़िए, किसका कत्ल हुआ, ये लाश किसकी थी, पुलिस वालों को ये तक पता नहीं था। इसके बावजूद भी पुलिस वाले इस लाश के बारे में पता करते हैं, उसके बाद कातिल को ढूंढते हैं, पूरे की पूरी इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हैं और अंत में जो कातिल है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। इस घटना में कोई ऐसा भी नहीं था जो पुलिस से पूछता कि आप काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने जिस हिसाब से काम किया, आपको आगे पूरी कहानी में पता चलेगा। आज की कहानी गया ज़िले की है। इसी गया ज़िले में एक थाना लगता है, अलीपुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक केस्बा बाल नहर है और इसी नहर के पास 5 मार्च साल 2023 को, यानी आज से ठीक 11 दिन पहले, एक महिला की लाश मिलती है। अब महिला की लाश मिलती है, आसपास के लोग जैसे ही लाश को देखते हैं, लोगों में कौतूहल मचता है कि ये महिला कौन है, किसकी लाश है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव में किसी का कत्ल हो गया। अब लोग आपस में तरह तरह की बातें करते हैं और गांव का जो प्रधान है फौरन ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस के पास फ़ोन जाता है, फ़ोन वहाँ से अलीपुर थाने में रिफ़र होता है कि आपके थाना क्षेत्र में ऐसी बात हुई है। थाने के जो एसएचओ हैं अपनी टीम के साथ उस जगह पे पहुँचते हैं, फ़ौरन ही लाश को अपने कब्ज़े में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और गांव में पता करने के लिए जाते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं जिस गांव से गायब हुआ हो, क्योंकि अगर लाश गांव में मिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव की ये महिला होगी, नहीं तो आसपास किसी दूसरे गांव की होगी। अब पुलिस वाले इसी उम्मीद में इस लाश के बारे में कि ये महिला कौन है, किसके घर की है, गाँव के एक एक घर पर अलग अलग गांव के एक सम्मानित व्यक्ति से, अपने अपनी मुखबिरों से पूछताछ करते हैं। और पुलिस वालों को बड़ी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल आसपास के 8-10 गांव में कोई ऐसा होगा जिसके घर की महिला गायब होगी, आएगा थाने में बॉडी क्लेम करेगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। पुलिस वाले एक दिन तक, यानी पूरा का पूरा 5 मार्च और पूरा का पूरा 6 मार्च, ये आसपास के इलाकों में पता करते हैं कि कोई ऐसी महिला है जो गायब हुई हो, लेकिन पूरी की पूरी पूछताछ में, पूरी की पूरी छानबीन में कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जो उस पूरे अलीपुर थाना क्षेत्र से गायब हुई हो। अब पुलिस वाले जब पूछते हैं और हर जगह से जवाब नेगेटिव ही मिलता है, तब पुलिस वालों को लगता है कि ये जो मैटर है कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह से जुड़ा हुआ है और ये बस लाश यहाँ पे ठिकाने लगाई गई है। अब पुलिस वालों के लिए एक दोहरी मुसीबत थी, कातिल का तो छोड़िए, मरने वाले का ही नहीं पता था और पुलिस वाले इस मामले को चैलेंजिंग केस के रूप में ले चुके थे कि इस केस को सुलझाना है। तो सुलझाने के लिए तरह तरह के दिमाग लगाते हैं और इस दिमाग में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इस महिला के पास क्या कुछ डॉक्यूमेंट या फिर क्या कोई चीज़ मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल कहीं ऐसी जगह रखा हो जो पुलिस वालों की नज़र में ना आया हो। इसी वजह से इस महिला को बारीकी से फिर से चेक किया जाता है, आसपास जो डॉक्यूमेंट था उसे उठाया जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों के नाम पे इस महिला के पास से 2 कागज़ बरामद होते हैं। पहला एक रेल की टिकट थी जो दीनदयाल उपाध्याय से बनारस के लिए थी। दूसरा एक बनारस के डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा था जहां पे इस महिला ने कई महीनों पहले दवाई ली थी। अब यानी पुलिस के पास सारे सबूत, सारे सुराग के नाम पे जो कुछ था वो महज एक रेल का टिकट और एक डायग्नोस्टिक सेंटर का पर्चा था। अब इस पर्चे को जैसे ही पढ़ते हैं पुलिस वाले तो फ़ौरन इस महिला का नाम तो क्लियर हो जाता है और इस महिला का नाम लक्ष्मी देवी निकल के सामने आता है। उम्र भी इस महिला की ज़्यादा थी नहीं। अब बारी थी इस महिला का एड्रेस और इस महिला के कातिल को पकड़ने का। पुलिस वाले इस दीनदयाल उपाध्याय पे जाते हैं, इस रेलवे स्टेशन पे, कि शायद यहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति इस महिला के साथ दिख जाए जो इस महिला के साथ चढ़ा हो। अब पुलिस वाले यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता नहीं, तो फ़ौरन बनारस का रुख करते हैं और वहाँ पे उस डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं और पूछते हैं कि क्या इस महिला को आप जानती हैं, आपने इसका इलाज किया था। अब डॉक्टर के पास जब ऐसी बात पहुँचती है तो डॉक्टर थोड़ी देर का टाइम मांगता है, अपने पूरे अपॉइंटमेंट वगैरह को चेक करता है।
तो पूरे अपॉइंटमेंट को चेक करने के दौरान डॉक्टर बताता है कि हाँ, इस महिला को हमने ही चेक किया था, ये महिला प्रेग्नेंट है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या इस महिला के साथ कोई और भी आया था, तो डॉक्टर कहती है कि हाँ, एक आदमी और आया था। अब पुलिस वाले रेलवे स्टेशन से इस महिला का एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कुछ हुआ था उसे निकालते हैं और इस डायग्नोस्टिक सेंटर के सीसीटीवी कैमरे से इसके साथ जो आदमी आया था उसके बारे में पता करते हैं। काफ़ी टाइम तक मशक्क़त होती है, काफ़ी टाइम तक मेहनत होती है और अंत में इस दीनदयाल उपाध्याय से इस महिला का एड्रेस मिल जाता है। दरअसल ये महिला औरंगाबाद के झिकटिया गांव में, जो कि बंदेया थाना के अंदर आता है, यहाँ की रहने वाली थी। अब पुलिस वाले जब ऐसी बात सुनते हैं कि महिला औरंगाबाद की है, गई बनारस थी, तो उनके लिए बड़े ताजुब की बात थी कि एक महिला जो बनारस से लौटी औरंगाबाद की है, तो उसकी लाश यहाँ गया में इस जगह पे कैसे पहुँच गई। अब महिला मर चुकी थी, तो जो कुछ जवाब था, जो सारी चीज़ें थी, वो महज ये आदमी दे सकता था जो इस महिला के साथ डॉक्टर के यहाँ आया था। अब पुलिस वाले अब इस महिला के साथ जो व्यक्ति आया था उसके तस्वीर को अपने मोबाइल में लेते हैं और औरंगाबाद के झिकटिया गांव पहुंचते हैं। वहां के थाने से कांटेक्ट करते हैं, उस महिला के घर वालों के बारे में पता करते हैं, तो पता चलता है कि ये महिला एक रघु नाम के इंसान की पत्नी है। अब पुलिस वाले रघु के पास जाते हैं। पुलिस वालों को लग रहा था कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है ये रघु ही होगा और जो कुछ जानकारी मिलेगी इस रघु से ही मिलेगी। लेकिन अब जैसे ही रघु के पास पुलिस वाले जाते हैं तो पता चलता है कि रघु तो इस महिला के साथ कभी गया ही नहीं था और रघु की जानकारी में तो ये महिला प्रेग्नेंट ही नहीं है। अब पुलिस वाले जब ऐसी बात सुनते हैं तो उनका दिमाग और ख़राब। एक आदमी की पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का चेकअप करवाने वो बनारस गई। बनारस में किसी दूसरे आदमी के साथ थी, जो पति है उसे पता तक नहीं कि पत्नी प्रेग्नेंट है। तो आखिर ये माजरा क्या है। अब पुलिस वाले जब कुछ समझ नहीं पाते, उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि किस आदमी के साथ गई, क्योंकि महज फ़ोटोज़ से, बाकी सारी चीज़ों से किसी आदमी का डिटेल खोजना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता है। तो अंत में पुलिस वालों को लगता है कि क्यों ना जो आदमी है उसकी तस्वीर को इस महिला के पति यानी इस लक्ष्मी के पति रघु को दिखाया जाए। पुलिस वाले बिना किसी उम्मीद के, महज एक शक के बिना पे जो उस आदमी की तस्वीर है इस रघु को दिखाते हैं, तो फौरन जो रघु था ये चिल्लाती हुई कहता है, ये तो मेरे गांव का शंभू बिंद है। अब ऐसी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फौरन कहते हैं कि क्या आप इस आदमी को जानते हैं। तब इस पे रघु बताता है कि ये तो शंभू है, बनारस में नौकरी करता है। अब ये मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, और हो सकता है कि मेरी पत्नी भी चूँकि बीच में बनारस में नौकरी करती है तो हो सकता है वहीं पे दोस्ती वगैरह हो गई हो, किसी मदद के लिए ये बुला ली हो। बाकी शंभू बड़ा अच्छा इंसान है, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई संदिग्ध मुझे लगता नहीं है। अब पुलिस वाले बड़ी अचरज में फंसते हैं, लेकिन अब जांच भी करनी थी, पड़ताल भी करनी थी, तो पति चाहे जो बोल रहा था, पुलिस वालों को लगता है क्यों ना एक बार जो शंभू है उसे उठा लिया जाए और उससे कायदे से पूछताछ की जाए। अब पुलिस वाले इसी उम्मीद में जो शंभू है उसके लोकेशन को ट्रेस करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं और अंत में शंभू को उठा लेते हैं। उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं, लाने के बाद सामने बैठाते हैं और अपने पुलिसिया अंदाज में जो पुलिस घुमा फिरा के पूछताछ करती है, कभी ऐसा कहती है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है, कभी ऐसा कहती है कि तुम अपना एक बार जूम कर लो, क्योंकि हमें सब पता है, हम चाह रहे हैं कि तुम अगर प्यार से बता दो तो हमें मारना पीटना ना पड़े। तो इन्हीं सब तरह तरह के नायाब तरीक़ों से जो पुलिस है अब इस शंभू से पूछताछ कर रही है। शंभू कह रहा है कि वो तो महज मेरी दोस्त है, मैं भी बनारस में नौकरी करता था, वो भी बनारस में नौकरी करती थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसने मुझसे मदद मांगी तो मैं बस वहाँ पे लेके चला गया, बाकी मुझे नहीं पता। अब पुलिस वाले बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि ज़रूर तुम इसमें शामिल हो। जो शंभू है बार बार कह रहा है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं हो, बस प्रेग्नेंट थी, उसने मुझसे मदद मांगी। तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये जो बात है ऐसे नहीं बनेगी, कुछ ऐसा अंदाज, कुछ ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जिससे जो शंभू है अगर कुछ जानता हो तो कबूल दे, अगर निर्दोष होगा तो निर्दोष प्रूफ हो जाएगा। तो इसी उम्मीद में पुलिस वाले अब अपना एक ट्रैप फेंकते हैं और इस ट्रैप में कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम जानते नहीं हो कि क्या मैटर था, इस महिला को किसने मारा, तो लाश के पास से तुम्हारी आखिरी लोकेशन कैसे मिलती है। अब पुलिस वालों ने तो महज एक कांटा फेंका था, लेकिन इस कांटे में अब शंभू फंस जाता है।
फंसने के बाद अब घबराने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है और कहता है कि मैं तो ऐसे ही चला गया था। अब पुलिस को तो पता भी नहीं था कि आदमी वहाँ पे था या नहीं था। तो पुलिस वाले तुरंत ही भांप जाते हैं कि ये जो शंभू है अब ये झूठ बोल रहा है और हो ना हो इस कत्ल में इसी शंभू का हाथ है। अब पुलिस वाले जब पूरा पुख्ता यकीन कर लेते हैं कि शंभू गुनहगार है तो पुलिस वाले अब अपने पुलिसिया अंदाज में इससे पूछताछ करते हैं। तो काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद, चूँकि ये कोई ऐसा पेशेवर क्रिमिनल नहीं था कि चाहे जितनी मार पिटाई हो चाहे जितनी बात हो ये नहीं टूटेगा, तो थोड़ी ही देर में शंभू टूटता है और टूटने के बाद कह देता है कि हाँ साहब, मैंने ही इसे मारा है और इसे ना मारता तो पूरे समाज में मेरी बदनामी हो जाती। अब ये बात जैसे ही ये बोलता है तो पुलिस वाले अब राहत की सांस लेते हैं और इत्मीनान से इससे इसकी कहानी पूछते हैं। तब ये तोते की तरह अपनी कहानी भी सुनाता है और इस कहानी के हिसाब से जो ये लक्ष्मी थी ये बनारस में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। पति औरंगाबाद की इसी झिकटिया गांव में रहता था। लक्ष्मी चूँकि पढ़ी लिखी थी तो इसकी नौकरी लग गई थी, तो अपने घर खर्च के लिए, बाकी रोजी रोटी के लिए बनारस में नौकरी करती थी। और इसी नौकरी के दौरान एक दिन जब ये अपने ऑफिस या फिर अपनी कंपनी में जा रही थी तो रास्ते में ही इसे शंभू मिल जाता है। अब शंभू मिलता है, शंभू को देख के जो वो थी लक्ष्मी, उसकी आंखें बड़ी होती हैं कि ये तो मेरे गांव का है, यहाँ पे क्या कर रहा है। शंभू भी देखता है तो वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि मेरे गांव की एक महिला है, मेरे गांव की बहू है जो यहाँ पे मिल गई है। शंभू सामने बढ़ता है, बढ़ने के बाद इस लक्ष्मी से बात करता है। दोनों में अच्छी खासी बात होती है, बातों ही बातों में पूरा सफ़र कट जाता है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से उसी जगह पे लक्ष्मी और शंभू फिर से मिलते हैं। फिर से बातचीत होती है। इस बार थोड़ी सी गहरी बात होती है और अंत में शंभू कहता है कि एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो, हो सकता है नया शहर है, तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे तुम्हारा पति नहीं है, कोई सगा संबंधी भी नहीं है, तो मेरा नंबर रहेगा तो तुम मुझसे बातचीत कर लोगी। अब शंभू इतना बोलता है और अपना नंबर बोलने लगता है, तो जो लक्ष्मी है वो भी इस शंभू के नंबर को अपने पास रख लेती है। पास रखती है, रखने के बाद कहता है कि एक काम करना, मिस कॉल कर देना। अब जो लक्ष्मी है मुस्कुराती है, मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है और एक दिन जो शंभू है उसके मोबाइल पे लक्ष्मी का फ़ोन आता है। शंभू फ़ोन उठाता है। शुरू में शंभू पहचान नहीं पाता, पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं। लक्ष्मी अपना नाम बताती है, बाकी सारी फिर बातें शुरू हो जाती हैं। फिर कौन कैसे रहता है, कौन क्या करता है, क्या काम है, गांव में क्या हुआ, ये सारी बातें शंभू और लक्ष्मी एक दूसरे से करने लगते हैं। लक्ष्मी भी अकेली रहती थी, शंभू भी अकेला रहता था, तो जाहिर सी बात है दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त काटने का एक अच्छा साधन मिल चुका था। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती के साथ अब ये दोनों बनारस की गलियों में घूमने लगते हैं। दोनों की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। घूमते घूमते एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं और करीब आते आते एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। अब शुरू में ना लक्ष्मी ध्यान देती है कि ये गलत है, ना ही शंभू ध्यान देता है गलत है, ना कोई देखने वाला था, ना ही कोई रोकने टोकने वाला था। तो बिना किसी रोक टोक के अब इन दोनों का जो प्यार था हद से ज़्यादा परवान चढ़ने लगता है। अब शंभू आए दिन लक्ष्मी के कमरे पे आता, लक्ष्मी भी जब मौका पाती तो शंभू के कमरे पे जाती। धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा और इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध एक तरह से बनने लगा। दोनों में शारीरिक संबंध बना, वो भी अनैतिक था। वक्त गुजरा, जो लक्ष्मी है ये प्रेग्नेंट हो गई। अब लक्ष्मी जब प्रेग्नेंट होती है तो शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता। शंभू से कहती है कि मेरे पेट में बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है। शंभू कहता है कि ऐसी बात है, चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, हो सकता है स्टोन वगैरह हो गया हो। अब लक्ष्मी शंभू के साथ जाती है चेक करवाने के लिए कि पेट में क्या दिक्कत है, और जैसे ही रिपोर्ट आती है लक्ष्मी की हवा ख़राब हो जाती है। दरअसल जो लक्ष्मी थी 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पति से वो 5-6 महीने से दूर है और यहाँ पे 1 महीने के प्रेग्नेंट है। तो ऐसे में लक्ष्मी को पता था कब ये बात अगर घर पे जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मामला बड़ी बदनामी का होगा। शंभू भी डर जाता है। शंभू कहता है कि काम करो, क्यों ना अपना तुम अबॉर्शन करवा लो, गर्भपात करवा लोगी, बच्चा गिर जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारा रिश्ता भी महफूज रहेगा और 4 दीवारी के बीच रहेगा। अब शंभू तो ऐसा बोल देता है, लेकिन जो लक्ष्मी है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है। वो अपनी जिद पे अड़ जाती है और कहती है कि देखो ये जो बच्चा है हमारी तुम्हारी प्यार की निशानी है,
तो इस बच्चे को हम लोग नहीं गिरा सकते। ऐसा करते हैं हम दोनों शादी कर लेते हैं, कौन हमें तुम्हें यहाँ देखने वाला है। अब शादी की बात जैसे ही शंभू सुनता है तो उसका दिमाग खराब, चूंकि शंभू भी पहले से शादीशुदा, लक्ष्मी भी पहले से शादीशुदा, तो न शादी की हालत में शंभू था ना ही लक्ष्मी थी। अब शंभू लक्ष्मी को समझाने लगता है, लक्ष्मी थी कि जिद पे अड़ी रहती है और अंत में कहती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या फिर पूरे गांव के सामने पंचायत बैठाऊंगी। अब शंभू जब ये बात सुनता है तब उसे एहसास होता है कि जो काम उसने मज़े के लिए और महज शारीरिक सुख के लिए किया था, आज वो उसके गले का फांस बन चुका है। अब शंभू इस लड़की से, इस महिला से पीछा छुड़वाने के लिए सोचने लगता है। सोचते सोचते अपने मामा से बात करता है, अखिल से, और पूरा का पूरा माजरा बताता है और कहता है कि मामा, मैंने तो महज एक आकर्षण में सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आज बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब मामा ये बात सुनते हैं तब ये दोनों बात करते हैं और बात के साथ एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनता है, प्लान बनने के साथ साथ अब ये शंभू जो है लक्ष्मी को फ़ोन करता है और कहता है कि एक काम करो, चलो चेक करवा लेते हैं कि बच्चे की हालत ठीक है नहीं। लक्ष्मी उस टाइम शायद गांव गई थी। लक्ष्मी ट्रेन टिकट बुक करती है दीनदयाल से बनारस के लिए। रास्ते में ही ये जो शंभू था इसे मिलता है, मिलने के बाद हमीदपुर लेके आता है। हमीदपुर लाता है, लाने के बाद कहता है कि चलो थोड़ा सा घूमते हैं फिर चलेंगे। अब जो लक्ष्मी थी वो प्यार में पागल थी, जो कुछ वो बोल रहा था उसके लिए वही गीता वही कुरान था। अब आगे आगे ये लड़की जा रही, ये महिला जा रही, पीछे पीछे शंभू और अखिल आ रहा है। अखिल से परिचय कराता है, कहता है कि मेरे मामा हैं, इनका पैर छुओ, शादी की बात यही करेंगे। अब लक्ष्मी भी खुश थी, आगे आगे जा रही, पीछे पीछे ये दोनों लोग। और जैसे ही सुनसान इलाका पाते हैं फ़ौरन जो शंभू है अपनी कमर से तमंचा निकालता है और उस लक्ष्मी की पीठ पे रख के फायर कर देता है। अब फायर करता है, फायर करने के बाद लक्ष्मी गिर जाती है, थोड़ी देर में तड़प के मर जाती है। अब लड़की या फिर महिला कहें मर चुकी थी, लेकिन अब लाश भी ठिकाने लगानी थी। तो जो शंभू और अखिल है इस लाश को अपने साथ लेते हैं और इसी अलीपुर थाने के केसवापाल नहर के पास ले जाके फेंक देते हैं। इनका प्लान था कि ये लाश लावारिस में अंतिम संस्कार हो जाएगा, मामला खुलेगा नहीं। लेकिन इन लोगों ने एक गलती की कि लाश को फेंकते समय इन्होंने उस महिला को चेक नहीं किया कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई और चीज़ तो नहीं। इस महिला के पास ट्रेन का टिकट और वहाँ का पर्चा था, क्योंकि इस महिला को लग रहा था कि ये लोग हमें दिखाने लेके जा रहे हैं तो पुराना पर्चा साथ में रख लेते हैं। और इसी पर्चे से और इसी ट्रेन के टिकट से ये पूरा का पूरा ब्लाइंड मर्डर सुलझ गया। अब इस कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले कल का मेरा एक सवाल था कि एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर आप कोई क्राइम करते हैं, क्योंकि हर देश का नियम होना चाहिए कि आप चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, आपने अगर क्राइम किया है तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत एक ऐसा देश है जिसमें अगर आप क्राइम करते हैं और अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी जगह किसी दूसरे को भी जेल भिजवा सकते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब था जैक स्पैरो जी ने दिया है, जे फेट्स जी ने दिया है, धर्मेंद्र जी ने दिया है, अभिषेक सिंह ने दिया है, देवार्स पाठक जी ने दिया है, तबरेज खान जी ने दिया है, घनश्याम प्रजापति जी ने दिया है, प्रकाश सुनार जी ने दिया है, समाधान आर्ट्स जी ने दिया है, इन्होंने लगातार 2 बार से सही जवाब दे रहे हैं, मोहम्मद जक्काउल्ला जी ने दिया है, नवाज अंसारी जी ने दिया है और एस सोनी जी ने दिया है। और इस सवाल का सही जवाब है चाइना। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आप कोई क्राइम करते हैं और चाइनीज़ की जो शक्ल होती है लगभग एक जैसी होती है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अगर आप चाहें तो सरकार से बात करके अपने जैसे दिखने वाले किसी इंसान को जेल में रख सकते हैं और आप आराम से बाहर की ज़िंदगी काट सकते हैं। तो इस सवाल का इन सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, बहुत डिटेल में दिया। तो आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। और आज का सवाल है कि अगर आप कोई मैच जीतते हैं या फिर कहीं भी आप सेलिब्रेशन करते हैं तो बियर पीना शायद अब आम बात हो गई है। बियर पीने के लिए लोग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे कप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पे जब बियर पी जाती है और ख़ासकर किसी सेलिब्रेशन में पी जाती है तो उस बियर को अक्सर लोग जूतों में पीते हैं। यानी अपना जूता निकालेंगे, उसमें बियर डालेंगे और उस जूते को मुंह से लगा के पिएंगे। और इस बात का एक जीता जागता नमूना एक क्रिकेट टीम ने भी दिया था। तो ये टीम कौन से देश की थी और ऐसा क्यों करते हैं, इस देश का नाम क्या है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं पता है तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, आपको मैं कल बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे ही क्राइम की स्टोरीज़ को सुनने के लिए, हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसे जानने के लिए
आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ों की दिलचस्पी है तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।